नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे कलियासोत नदी के बारे में। कलियासोत नदी का प्राकृतिक भराव क्षेत्र बहुत बड़ा था, जिस पर अवैध रूप से बिल्डरों और कॉलोनाइजर्स ने निर्माण कार्य कर वहां पर लाखों लाख और करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बना ली। अब जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा काम प्रशासन की बिना मिली भगत के संभव तो नहीं है। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। एनजीटी के आदेश पर 36 किलोमीटर लंबी कलियासोत नदी के सीमांकन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। टीम ने 33 मीटर के दायरे में कोला क्षेत्र की इमारतों, अतिक्रमण और अवैध निर्माण को चिन्हित कर लिया है। हालांकि अब यह आंकलन किस आधार पर हुआ है, पुराने नक्शे पर हुआ है या फिर हालिया स्थिति को देखते हुए, इसी पर चर्चा करेंगे। इस पर कोई खबर नहीं है। फिलहाल आपको बता दें, सर्वे के आखिरी दिन जांच में पाया गया कि यहां कोलार से सलैया तक सबसे ज्यादा अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके चलते 4 जगह पर नदी सिर्फ 30 से 38 मीटर ही बची है। सर्वे के आखिरी दिन 10 लोगों की टीम नदी के 2 किलोमीटर के दायरे में घूमी, जिससे नदी के दायरे में कौन घुसा इसकी तस्दीक भी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार बता दें, 4 दिन में अलग अलग टीमों ने कलियासोत नदी का सीमांकन किया। इस सर्वे के लिए नगर निगम के अफसरों के अलावा राजस्व विभाग के आरआई और पटवारियों को भी लाया गया था। सर्वे में 50 से ज्यादा अवैध निर्माण पाए गए हैं, जिनकी लिस्ट तैयार भी की जा चुकी है और जिसके बाद यह लिस्ट जिम्मेदारों को सौंपी जाएगी। हालांकि बता दें कि संरक्षण के लिए कई लोगों ने लड़ाइयां भी लड़ी और उन लोगों ने अब सर्वे पर कई सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि अभी तक सिर्फ चिन्हांकन किया गया है, लेकिन उस पर लगे अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है। ये सिर्फ कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए की जा रही है। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ के उल्लंघन की याचिका लगाने की बात कही। इससे पहले ड्रोन में सर्वे किया गया था लेकिन राजस्व का नक्शे से मिलान नहीं मिला, जिसके चलते टीम ने 4 दिन तक अलग से मैदानी सर्वे किया था। इसी पर हम चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल आपको बता दें, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश सक्सेना, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ये जो सर्वे चल रहा है उस पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि जो दायरा लिया गया है क्षेत्रों का, सीमांकन का, वो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक सही है ये आंकड़ा इनका? नहीं, ये तो मतलब विचारणीय है, क्योंकि कलियासोत नदी का अब काफी क्षेत्र भरा जा चुका है जी। यदि वो अभी की स्थिति में उसको मेजरमेंट उसका कर रहे हैं तो बहुत से लोगों को बचा लिया गया होगा। जैसे आज की खबर में मैं देख रहा था सागर प्रीमियम टावर का कि 33 मीटर की जगह जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने 30 मीटर उसको अनुमति दे दी है ना, ऐसा उन्होंने एक अखबार ने छापा है। तो इन्होंने 3 मीटर की उनको छूट क्यों दे दी? 3 मीटर भरने की छूट कैसे दे दी? तो ये मनचाहे तरीके से इसके नियमों से खेल रहे हैं और जिनको बचाना उनको बचाने की तैयारी है और जिनको निपटाना उसको निपटा रहे हैं। सवाल ये है कि ये नदी बड़ी चौड़े पाट की थी। मैंने आपको अपना एक पब्लिकेशन दिया था, उसमें समय के फोटो हैं 2013 के, तब काफी विस्तृत थी नदी, है ना। अब पिछली डिबेट में जो एनजीटी के वकील साहब थे आपके सचिन गुप्ता जी, उन्होंने कहा था कि वो एक नक्शा नोटिफाई उसके अनुसार कर रहे हैं। तो वो ये हमें देखना पड़ेगा वो नक्शा, उसका जो मैप है वो कब नोटिफाई किया गया जी। कहीं बाद में तो नहीं किया गया, क्योंकि इसका तो मूल नक्शा निकलना चाहिए था। इसको बचाने के शुरू से राजनीतिक, प्रशासनिक सब तरह के प्रयास हुए। आप यदि उसके बाद जाएंगे, जब 2013 में इस मामले को हमने उठाया था, उसके बाद काफी एक्टिविस्ट उसमें सक्रिय रहे और इस लड़ाई तक पहुंचाया, तो आप देखेंगे कि वोट बैंक की खातिर और भूमाफिया को बचाने दोनों के इस्तेमाल में उस क्षेत्र के जो विधायक थे वो उसको प्राकृतिक नदी मानने से इनकार कर रहे थे, है ना। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक माइका लाल शब्द ही उसके लिए उपयोग में लाया था। देखता हूँ कौन माइका लाल इन मकानों को तोड़ता है, हटाता है। और तो इस तरह से उसके बाद उन पे कंटेम्प्ट भी लगा था। एनजीटी की यहाँ जो भोपाल की बेंच थी उन पे कंटेम्प्ट भी लगा था। एंटनी डिसा उस समय मुख्य सचिव थे, वहां गए, फिर वो जैसे तैसे मामला सलटा और आप देखेंगे कि उसके बाद यहाँ की बेंच में सुनवाई बंद हो गई थी भोपाल की, फिर दिल्ली में सुनवाई होने लगी थी। मतलब मामला शुरू से ही विवादास्पद रहा और हमने लगातार प्रशासनिक गतिविधियां ऐसी देखी कि वो भूमाफियों को बचाने में लगे थे। कई मंदिर इसलिए बना दिए गए वहां पर, उन निर्माणों को
बचाने के लिए, ताकि कभी वहां तोड़ने जाए तो मंदिर के नाम से विवाद हो जाए और वो बिल्डिंगें बच जाए। ये आप यदि सर्वे करेंगे कलिया सोत नदी का तो कई जगह इस तरह के आपको निर्माण मिल जाएंगे। तो प्रशासन शुरू से संदेह के दायरे में है। और अभी जैसे ये एक ही खबर इसका सबूत है कि सागर प्रीमियम टावर का बता रहे हैं कि 33 मीटर का दायरा छोड़ना था, अब वो पुराने मैप के हिसाब से कि अभी के हिसाब से, और उसमें भी आपने 3 मीटर की छूट कैसे दे दी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में। तो ये सीधे सीधे साक्ष्य हैं। लेकिन और भी तो लोग फिर आकर बोलेंगे ना कि आपने इनको 3 मीटर की छूट कैसे दे दी, और बाकी लोग भी जो है वहां पर काम कर चुके हैं, अवैध निर्माण कर चुके हैं। जब आप देखिए 2013 से उठा मामला इस स्थिति तक जबकि दिल्ली एनजीटी ने डंडा किया है, मतलब अपने निर्णय का सीधा सख्त आदेश दिए हैं, तब जाके यहाँ इस मुकाम तक आए हैं। अभी तो बहुत से अवरोध आएंगे मुझे जो लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गठबंधन है और वो अपने भूमाफियों को बचाने के लिए सक्रिय रहेगा। यहाँ स्पष्ट है कि इसमें राजनीतिक लोग भी हैं, प्रशासनिक लोग भी हैं और भूमाफिया तो है ही। बिल्कुल। तो ये पूरा प्रयास करेंगे इसको टालने बचाने का। अब सुनवाई ये लोग बोलेंगे, लोग सुनवाई पहले कहाँ हो रही थी? पहले हुई होती तो इस नदी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता, इसका सौंदर्यीकरण भी कर सकते थे। ये नदियां असल में हमें पर्यावरण की समझ आम लोगों में कम है, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं गुमराह करके। उस समय जब ये बिल्डिंगें बन रही थी तो विज्ञापन कैसे छपते थे कि रिवर व्यू मिरर, रिवर व्यू आपको मिलेगा इस बिल्डिंग से। तो लोग सोचते थे अच्छा नदी का व्यू मिलेगा, बहुत अच्छी लोकेशन। उन्हें नहीं मालूम कि वो तो अपराध हो रहा है ना। तो लोग उस जहाँ से फंसते रहे क्योंकि उनको नियमों का मालूम नहीं था। इस तरह के विज्ञापनों से बड़े बड़े भवन वहां बने और उन्होंने बेच दिए। अब लोग लेके फंस गए हैं, उनको नियम मालूम होता तो। इसलिए पर्यावरण के नियम हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जो स्टीफन हेस्टिंग्स थे, उनकी डेथ हुई 3-4 साल पहले, उन्होंने कहा था कि ये दुनिया 100 साल के अंदर रहने लायक नहीं रह पाएगी, मनुष्यों के रहने लायक नहीं रह जाएगी। और हम देख रहे हैं जिस तरह से प्रकृति के साथ खेल हो रहा है, जिस तरह से इसको उजाड़ा जा रहा है और लोगों को श्वास की, दमा की, ये अस्थमा की जो बीमारियां बढ़ रही हैं, वो इसीलिए कि ना पेड़ बच रहे हैं, ना नदियों को संरक्षित किया जा रहा। पानी की समस्या, ये जो नदी है ये जीवन रेखा है। कैसे अब आपको मैं समझाऊं कि जो कोलांस नदी है सीहोर, वहां बारिश होती तो वो पानी बड़े तालाब में आता है। बड़े तालाब जब फुल हो जाता है तो उसको भदभदा गेट खोलते हैं और वहां से कलियासोत डैम में पानी इकट्ठा होता है, वहां उसको स्टॉक किया जाता है और वहां से फिर छोड़ा जाता है तो कलियासोत के रास्ते से बेतवा नदी में मिलता। वो बेतवा नदी आगे चल के जो भोजपुर में आपको मिलेगी, आगे चल के रायसेन विदिशा होते हुए उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी नदी होती है। नदियां जहाँ उनका उद्गम होता है वो बूंद बूंद के रूप में निकलती हैं। आप यदि अमरकंटक गई होंगी, वहां नर्मदा जी का उद्गम स्थल देखेंगे, बबल्स निकलते हैं। पर नदी सहायक नदियां, सहायक जो रास्ते होते हैं पानी मिलने के, बारिश का पानी हो या अन्य स्रोतों से पानी, वो बीच बीच में मिलता है और एक विशाल नदी बनती है। और नदियां हमारी जीवन रेखा होती हैं, एक सभ्यता को जन्म देती हैं। आप पुरानी सभ्यताओं के सिंधु घाटी की सभ्यता तो सिंधु नदी के किनारे बसी है। सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई, आप पढ़ेंगे तो ये सभ्यता, पूरी सभ्यता, पूरा विकास उनके आसपास होता है। उनको नष्ट कर रहे हैं तो हम एक मानव जीवन के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। ये जो एक प्रकृति का साइकिल पूरा करती हैं, पेड़ों को, हम लोगों को पानी देती हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। लोग ये नहीं समझते, पेड़ इतने कट गए। यहाँ भोपाल में विकास के नाम पे आप देखें BRTS रोड बनी, 6-7 हजार पेड़ उसकी बली। फिर गेमन वाला जो कार, अब स्मार्ट सिटी के नाम से लाखों पेड़ कट चुके हैं भोपाल में। अब लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि हमारे को ऑक्सीजन क्या, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, अब इसको विषैला बना रहे हैं, पृथ्वी को, हम वायुमंडल को विषैला कर रहे हैं। हम जो जार में मछलियों को देखते हैं ना, जार में, और यदि उस पानी को आप पॉल्यूट कर दो तो मछलियां मर जाती हैं। ये हमारा जो पृथ्वी है ये भी एक ग्लोब है ना। इसमें जो वायु है, इसमें जो जल है, इसका हम उपयोग करते हैं, इसका एक साइकिल होता है। यदि ये इस तरह से नष्ट होगा, इस तरह विषैला होगा, तो अभी शुरुआत में तो बीमारियां होंगी, धीरे धीरे मृत्यु की ओर हम बढ़ते जाएंगे। और आप धर्म ग्रंथ में देखें कि जिक्र आता है कि जो भगवान के अवतार के कारण बताए जाते हैं, तो ये पृथ्वी को गौ माना गया। गौ रूप में वो ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास जाती हैं, अपनी पीड़ा बताती हैं। वो ऐसे ही राक्षसों जो ये इसका विनाश करते हैं, ऐसे ही राक्षसों के खिलाफ जाती हैं कि ये लोग
मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। दोहन अलग होता है, जैसे अपन गाय का दूध निकालते हैं वो पीते स्वस्थ, हम उसको लिए गाय थोड़ी मार सकते हैं कि पूरा दूध इकट्ठा निकाल लें, जैसे सोने की अंडे वाली कहावत है। तो पृथ्वी हमें बहुत कुछ देती है, पृथ्वी माँ है, वो हमारा पालन करती, पर उसका हम विनाश करें तो एक तरह से हम अपना ही विनाश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। ये चीजें ये गठबंधन तो इसे बचने नहीं देगा, इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा और इसके संबंधित नियमों के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन प्रकाश जी, जब सर्वे जब से शुरू हुआ है तब से कई लोग जो हैं वो उस पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे सर्वे तो कई बार हो चुके हैं और कई बार किए भी गए हैं, लेकिन वो जो है वो कागजी तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ कार्रवाई की जब बात आती है तो फिर चीजें जो है वो रफा दफा कर दी जाती है। तो इस बार क्या होने वाला है? इस बार भी कोशिशें तो होंगी। देखिए, कई बार फुल टैंक लेवल उसका जो भराव क्षेत्र को लेकर विवाद उठा। हम एक मान लीजिए कि 6x6 की ट्रे है और हम कहें कि साहब वो जो नक्शा है ना वो 4x4 का ही है उसके अंदर, तो बाकी स्लोप तो सेम है ना, भरेगा तो 6x6। हम बाकी को भरने की छूट दे रहे। नदी फैली हुई थी, इतने सालों में प्रशासन ने उसे भरने की छूट दी। अब तो वो नोटिफिकेशन से बाद में या जैसे भी नक्शे को जस्टिफाई कर दें, पर आपने नदी को तो भर दिया। हम किसी न किसी वजह से सरकार से या फिर प्रशासन और ये जो बिल्डिंग है ये खुद खतरे में होंगी। उसका मैं छोटी सी अपने हार्ट अटैक जो पड़ता हम उससे समझे, है ना, कि ये जो हमारी आर्टिलरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, इनमें जो ब्लड का फ्लो होता है, तो ये अटैक क्यों पड़ता है कि वो सिकुड़ जाती हैं। तो सिकुड़ेंगी तो ब्लड का फ्लो फोर्स तो वही रहता है, तो यदि चौड़ी रहेगी तो ब्लड का प्रेशर कम रहेगा और जैसे सक्रिय होगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो क्या करता है, वो इतनी जगह नहीं मिलती तो हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता, तो वो ब्लड ब्रेन तक पहुंच नहीं पाता वो फिल्टर होकर। तो वैसे ये नदियों का है। अब पहले उसका फुल टैंक लेवल फैला हुआ थे पार्ट उसके से, अब उनको हम भर के सकरा कर रहे हैं। पानी तो जब भी आप छोड़ेंगे उसी फोर्स से निकलेगा, तो क्या करेगा, किनारों पे चोट करेगा, किनारों को ढहाएगा। ठीक है, वो 12मासी नदी नहीं है, पर जब बारिश भयानक होती है तब एक साथ जब गेट खुलते हैं तो वो जो कई बार वो इमारतें ढही हैं, कई दीवारें ढही हैं, कहीं जो उसके किनारे कंस्ट्रक्शन हुआ ढही हैं। आप तो वो नदी छोड़ दो, कई नाले पे जो कंस्ट्रक्शन है वो ढहे हैं, आपने खबरें देखी होंगी। तो जब नाले में जो फोर्स इतना असर कर सकता है तो ये नदी का फोर्स क्या होगा। ये जरूरी नहीं कि इस साल, अगले साल, 2-4-5 साल में जब भी भयानक बारिश होगी ये हादसे हो सकते हैं। तो हमें हादसों से भी बचना है ना, रिस्क पे हैं जिन्होंने बिल्डिंगें ली हैं वहां पे। बिल्कुल प्रकाश जी, सर्वे में जैसे कि पता चला है कि लगभग 50 से ज्यादा अवैध निर्माण पाए गए। चूंकि आप इस मुद्दे को काफी लंबे समय से मैगजीन के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से उठाते आए हैं और आपने इसके खिलाफ कई मैगजीन में आर्टिकल भी छापे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये आंकड़ा जो दिया है 50 से ज्यादा अवैध निर्माणों का, ये कितना सही हो सकता है? नहीं, मुझे सही नहीं लगता। कारण ये है कि अभी हमें वो देखना पड़ेगा। मैंने इसलिए कहा था वो नक्शा दें, इन्होंने नोटिफिकेशन कब किया उस नक्शे का, कहीं ये बाद में करके बचा तो नहीं लिया बहुत से निर्माणों को, तो इसलिए वहां पर संदेह पैदा होता। और जैसे कल मैं जब उसको लड़ रहा था उस मामले को, मैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जो कुलश्रेष्ठ जी थे उसके अधिकारी, उनको मैंने वो दिखाया, बोले यार ये जो पुल बना हुआ है दानिशकुंज पुल, वहां पर 7-8 बिल्डिंगें विराशा हाइट्स के नाम से बिल्कुल बीच में, बोले ये तो टूटेंगी, तो बिल्कुल नहीं। पर आपने वास्तविकता में देखेंगे आप तो कुछ नहीं हो रहा, और बनते गए, वहां पे कंस्ट्रक्शन होते गए। तो कहीं ना कहीं ये नियमों की आड़, जैसे मैंने आपको पिछली डिबेट में बताया था, जो एसडीएम है, कलेक्टर है, इनकी ड्यूटी बनती है इसको प्रोटेक्ट करना। कई एसडीएम के बयान ऐसे आए कि नदी के बीच से 33 मीटर, मतलब वो खुद गलत डिफाइन कर रहे थे। ऐसे कई अधिकारियों की गलत व्याख्याएं, उनका इस तरह के स्टेटमेंट देना ही बता रहा था कि वो इसे बचा रहे हैं, मतलब वो लोगों को संतुष्ट कर रहे नहीं, वो बीच से 33 मीटर। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि 1000 मीटर चौड़ी नदी है तो हम क्या सिर्फ 33-66 मीटर उसको रख के बाकी सबको छूट दे देंगे, बाकी भर दो आप नदी? फुल टैंक लेवल से उसकी सीमा निर्धारित होती है। और कितने ही मैंने वो आपको वो फोटोग्राफ भी दिए थे, अभी आपने शॉर्ट नोटिस से बुलाया, अगली बार आप करें तो मैं आपको ओरिजिनल फोटो दूंगा, कलर मेरे पे पड़े हुए हैं, वो स्पष्ट कर देंगे स्थितियां कि जो नदी, गहरी नदी में, उनमें बाकायदा कॉटन वाल बनाई गई और फिर उसको भरा गया। आज वो भरे हुए दिखते हैं, अब आप देखोगे तो आपको लगे नहीं तो बने हुए, आपने इतना मौका दे दिया उनको। तो जो कहीं ना कहीं गहरी नदी थी उसको आपने भरने का इतने साल तक पूरा मौका दिया,
अब आप उसको जस्टिफाई कर देंगे 33 मीटर की, क्योंकि वो तो अब भरी हुई है, वो दिखा देंगे साहब इतनी भरी, हमने इतना 33 मीटर छोड़ दिया। ठीक है, तो इन्होंने पूरा बचने का मौका दिया है। इस बीच प्रकाश जी, एक सबसे बड़ा अहम सवाल ये उठता है कि बिल्डरों ने कहीं ना कहीं अवैध निर्माण किया, जिसके बाद बायर्स ने लाखों लाख की कमाई की, और अब एनजीटी जो है वो तो अवैध बिल्डिंगों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो रहवासियों को हो रहा है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, वो बिल्डर या फिर देश का वो कानून जो अवैध निर्माण कर रहा था तब अंधा था? हाँ, कानून तो आंखों पर पट्टी बांधा हमारे यहाँ सिंबलाइज किया ही गया कानून को, और वो पैर भी नहीं होते कि चल के स्पॉट पे जाके देखे, जबकि एनजीटी के जो उस समय जज थे वो अधिकारियों के भरोसे छोड़ देते हैं कि आप सर्वे करके आ जाइए, क्योंकि इस बार भी तो फिर से वही हो रहा है ना कहीं देखा जाए तो। हाँ, तो वो वहां पे उनको स्थितियां देखना थी कि किस तरह से इसको बिगाड़ा गया है, क्योंकि कानून को वहां तक जाके देखना पड़ेगा। शायद एक आध बार गए हैं, पर वो जैसा पहले से सूचना दे देते तो अधिकारी वो सब व्यवस्थाएं कर लेते हैं। ऐसे एक सीवेज की भी मैंने स्टोरी की थी, उसको भी पूरा निपटा दिया, बहुत भयानक तरीके से लोग सीवेज का पानी पीने के लिए मजबूर रहे। तो ये उस कानून क्या करेगा इस स्थिति में? क्या आप वो जो आप पिछली डिबेट में उन्होंने कहा भी था, आपके एनजीटी के जो वकील हैं, और कोर्ट भी ये कहता है कि कानून की जानकारी ना होना आपका बचाव का कारण नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते हमें मालूम नहीं था, वो तो ये मानता कि आपको मालूम है जी। तो जो फंस चुके हैं वो फंस चुके हैं। मतलब अब उसमें ये कर सकते हैं कि उनके साथ धोखा बिल्डर्स ने किया है जी, हाँ। तो वो बिल्डर्स के खिलाफ फोर्जरी का मामला दर्ज करें, क्योंकि उसने उसको गलत जानकारी दी, गुमराह रखा, धोखा दिया है। तो जो पीड़ित वर्ग है उनको उनके खिलाफ फोर्जरी का मुकदमा करना चाहिए, उनसे कंपनसेट करना। हाँ, जो जिनकी सारी अनुमतियां थी किनारे आ गए वो सरकार से, तो वो सरकार से दावा पेश करें कि भाई आपने ये सब किया। अब जैसे कल इस पे जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का बता रहे हैं, यदि वो अनुमति है 33 का 30 कर दिया तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी फोर्जरी का मामला दर्ज है। उन्होंने किस नियम के अंतर्गत उसको छूट दे दी? ऐसा उनको क्या अधिकार है कि वो छूट दे देंगे? जी बिल्कुल नहीं। जहां अधिकारी दोषी आ रहे हैं वहां बिल्डर के साथ अधिकारियों के खिलाफ भी मामला रजिस्टर कराएं, और ये बड़ी संख्या में कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक सिस्टम बन गया है और ये प्रकृति के लिए बहुत घातक है। यदि लोग नहीं लड़ेंगे तो बहुत दिक्कत है। वैसे भी वो सड़कों पे तो आ ही जाएंगे बेचारे, जिनका लाखों रुपए गया, और भूमाफिया लाखों में नहीं कमाता, करोड़ों सैकड़ों हजार करोड़ कमा चुका, इतनी कीमती जमीनें हैं वहां पे। लेकिन वही सवाल तो यही उठता है ना कि अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कि खामियाजा तो अब रहवासियों को उठाना पड़ रहा है। सवाल ये है ना कि अब हम वोट देते समय इन चीजों पे विचार नहीं करते हैं, वो ही हम धर्म के या दूसरे जाति के आधार पे दूसरे मुद्दों पे वोट दे देते हैं। वो बहुत भजन कीर्तन करा देंगे तो हम सोचेंगे बहुत अच्छा व्यक्ति है। मैंने ऐसे नेता देखे हैं, रेत माफिया हुआ, जंगल माफिया वाले, वो अपने क्षेत्र की जनताओं के काम के पैसे नहीं लेते, मुफ्त में कर देते हैं, तो जनता खुश हो जाती है। वो गिफ्ट भी, आजकल तो गिफ्ट रेवड़ी बांटने जैसे वो लोग गिफ्ट भी देते, कितने मामले आ चुके हैं। तो जनता सोचती है बहुत भले आदमी, हम तो इनको जिताएंगे। उन्हें नहीं मालूम कि प्राकृतिक संपदा भी आपकी थी। कभी हम लोग छोटे थे, हम निकलते थे, अब जो जिस तरह के फ्लेक्स आत्म प्रचार के लगने लगे हैं सरकार के लोगों के द्वारा, पहले हमें ये बताया जाता था सरकारी संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है ना, हमें सावधानियां दुनिया भर की, हमें अवेयर करने वाले फ्लेक्स जो बोर्ड लगे होते थे रास्तों में या सड़कों पे, तो हमें बताते थे कि आप इसको नुकसान मत करो। हमें भी लगता था ये हमारी संपत्ति है। अब हमारे अंदर वो फीलिंग जा रही, क्योंकि हम भूमाफियों और राजनेताओं का जमावड़ा उसमें देख रहे हैं। तो इस तरह से जो वोट देने जाते हैं, तो आप असली चेहरा देखो। आप अपने जनप्रतिनिधि चुनते समय आपको अवेयर होना चाहिए। ये धोखा आपके साथ इसलिए हुआ कि ये बिना उन जनप्रतिनिधियों की मदद के ये लोग नहीं बने। तो ये जनता को यदि चोट खा रहे हैं, पर वो कितने लोग आएंगे उस दायरे में, उतने ही होंगे। तो बहुत ही विडंबनाएं हैं। हमें सूचनाओं पे अलर्ट होना चाहिए, सही सूचनाएं हमें हासिल करना चाहिए। फिलहाल तो हम उन पीड़ितों के प्रति हम सहानुभूति बता सकते हैं, पर उन्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, मामले रजिस्टर्ड करना चाहिए ऐसे धोखाधड़ी के खिलाफ। जी प्रकाश जी, ये जो सर्वे अभी हो रहा है वो कई साल पहले हो जाता तो शायद बिल्डरों का वहाँ पर कब्जा नहीं होता। अब जब सर्वे जब हो ही रहा है, अब हो सकता है कि यहाँ कार्रवाई हमें देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये चेहरा, सीएम का चेहरा बदलने के बाद संभव हुआ है, या फिर उसमें जो पहला जो चेहरा था
उसकी मिलीभगत से ऐसा कुछ नहीं, सीएम ऐसा आशंका जताई पिछले जा सीएम सकती है। के टाइम पे वो आदेश आ गया था, पर वो दिल्ली एनजीटी से आया था। यहाँ का मैंने आपको प्रकरण बताया था कि यहाँ तो पिछले सीएम बोल गए थे, देखता हूँ कौन माइका लाल इन निर्माणों को तोड़ता है, तो उस पर कंटेम्प्ट लगा था। और फिर वो मुख्य सचिव वहां गए थे एनजीटी में, फिर उन्होंने क्षमा याचना जो भी करा, उस मामले से वो छूटे थे। तो अच्छा, अकेला ये उदाहरण नहीं है, एक उदाहरण और है। और हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सीमाओं पे लोगों को अवेयर कर सकते हैं। ये जो आप देखें 16-17 के आसपास की बात, मेरे ख्याल से 18-19 की बात है। तो एक बहुत बड़ा तालाब बना है कैचमेंट एरिया में, बड़े तालाब के, है ना, राजनीतिक उसको वरदहस्त प्राप्त है राजनीति। अब मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि कैचमेंट की डेफिनेशन क्या है। कैचमेंट की डेफिनेशन है कि जहां पर पानी भर सकता, जहां तक, वहां निर्माण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। यदि उनको ये कहे कि साहब इसके बदले में आप इतने पेड़ लगा दो, तो आप तो कैचमेंट एरिया का मजाक उड़ा रहे कैचमेंट की डेफिनेशन का। और वहां इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है। अब उनसे राजनीतिक गठबंधन ऐसा होता है कि एक बार पिछले मुख्यमंत्री जी जब भारी बारिश हुई तो वो भदभदा के गेट खोलने खुद आ गए थे, है ना, आप खबर पढ़ी होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री जी, चूंकि यदि वो गेट नहीं खोलते तो पानी वहां उस अस्पताल में भरता, तो वो खुद भदभदा गेट खोलने आ गए थे, पानी छोड़ा ताकि उस तरफ का लेवल कम हो, इधर पानी छोड़ा, पानी का लेवल कम। एक बार पूर्व महापौर जो उनके खास थे पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो खुद गेट खोलने आ गए। अब ये क्या इन लोगों की ड्यूटी होती गेट खोलना? कारण ये होता है, देखिए इसमें डबल संकट आता था। वो मैंने कुछ लोगों से सोशल मीडिया पे चलवाया था। तो तरुण पिथोड़े जी थे शायद कांग्रेस सरकार में कलेक्टर, तब उन्होंने उसको यथास्थिति बनाए रखा था। और उन्होंने ड्रोन से, उसका आपने वीडियो देखा होगा, खूब चला था, ड्रोन से पूरा भरा हुआ क्षेत्र जो था उसमें, उस अस्पताल में ही पानी भरा हुआ था। तब उन्होंने वहां मुनारें गड़वाई थी। उन मुनारों का क्या हुआ, एक्चुअल सीमा पानी की वो बता रहा था, क्योंकि उस समय गेट नहीं खुले थे। और उन्होंने जहां जहां पानी भरा था वहां मुनारें गड़वाई थी जी। तो वास्तविक जो भराव क्षेत्र होना चाहिए था वो होना चाहिए था। और उसके बाद फिर वो सरकार चली गई, उसके बाद फिर वो कलेक्टर भी चले गए, फिर उसके बाद फिर वही गड़बड़ियां चालू हो गई। तो मेरा मतलब ये है कि अब होता क्या कि उस अस्पताल को बचाने के चक्कर में अब बिना कारण के लगातार पानी, कई बार उतनी बारिश नहीं हो रही पर आशंका रहती कि भारी बारिश होगी तो पानी छोड़ रहे हो आप। मैंने कई बार देखा, अच्छी धूप निकली, पानी निकल, मैं उस पुल से गुजरता हूँ तो नहर से पानी छोड़ा जा रहा। तो उससे क्या होता, वो बड़े तालाब का फुल टैंक लेवल मेंटेन नहीं हो पाता। ये तालाब क्यों बनाए गए थे? जब राजा भोज थे, कहते हैं उन्होंने बनाया था, ये पूरा जल तंत्र यहाँ का विकसित किया था, वो उन्होंने विकसित किया था। आप देखिए और भी तालाब थे जब कई तो गायब हो गए हैं, भर चुके हैं, तो उन्होंने, तब तो इतनी आबादी नहीं थी, तब उन्होंने इतना पानी को संरक्षण क्यों दिया था? वो पानी के महत्व को जानते थे। आज हम उससे कितने गुना हो चुके हैं और हम इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। वहां बस्तियां बस गई हैं उस बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में, और अब ऐसे कंस्ट्रक्शन करवा दिए कि अब वो मजबूरी कि उसको बचाने के चक्कर में छोड़ेंगे पानी आप। तो मतलब बड़े तालाब का हम लेवल भी पूरा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और कई बार हमारे यहाँ पानी के जल संकट बीच में आया, कई साल लगातार 2-3 साल ऐसा रहा कि टैंकर माफिया सक्रिय हो गया। तो ये पूरा खेल मामला बहुत बड़ा है, ईमानदारी से इस पे काम नहीं हो रहा। ये बिना जनता की अवेयरनेस के ऐसे मामलों से निपटना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल मुश्किल तो है, क्योंकि मुद्दा काफ़ी बड़ा है कलियासोत का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल तो कलियासोत नदी का सर्वे जो है वो किया जा चुका है। आज उसका आखिरी दिन था। लगभग 50 से ज़्यादा अवैध निर्माण वहाँ पर पाए गए हैं। अब ये देखना ये होगा कि ये जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है वो कितना सही है, और प्रशासन जो अभी कार्रवाई कर रही है वो शायद पहले कर लेती तो जो वहाँ पर रहवासी रह रहे हैं उनको इतनी बड़ी समस्याओं का सामना ना करना होता, और जो बिल्डर वहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं और उन्होंने लोगों के साथ जो धोखाधड़ी की है वो शायद धोखाधड़ी नहीं होती। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।